ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई वॉइस। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जीएस से रिलेटेड आपकी फर्स्ट क्लास है। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में वैसे तो पढ़ा होगा कि क्या होता है, बट मैं कंसिडर करके चलूँगा कि आप सब बिल्कुल फ्रेशर हो और आपने एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेस के बारे में कि आप जब रिवीजन करते हो या खुद से डिस्कस करते हो तो आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है। तो आपका मैं वन ऑन स्टॉप सजेशन आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ आर एस शर्मा। आप आर एस शर्मा उठाइए, आप उसको पढ़ लीजिए, आपका काम ख़त्म एंशिएंट हिस्ट्री का। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो मैं आपको नोट्स बनवाऊँगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप आर एस शर्मा से भी पढ़ सकते हैं। तो कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आप आर एस शर्मा पढ़ लीजिए, डन। बहुत अच्छा उसमें मटेरियल दे रखा है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में दे रखा है। हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो मैं नॉर्मली इंग्लिश में बनाऊंगा, नॉट इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, इंग्लिश। मतलब आई एम कंसिडरिंग बोथ ऑफ द लैंग्वेज कि सर मैं इंग्लिश भी बोलूँगा, उसमें हिंदी भी यूज़ करूँगा। तो जो अपने हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जब इंग्लिश टीचर इंग्लिश में पढ़ाता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में। तो ऐसे में आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलूँगा, कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, ताकि वो आपको समझ में आ जाए, उनके हिंदी मतलब भी बताऊँगा मैं। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हिंदी प्लस इंग्लिश अगर आप मिक्स पढ़ेंगे तो आपके लिए स्टडी मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल होंगे जो आप एक्सटर्नल सोर्स से पढ़ना चाहते हो। सपोज अगर किसी वेबसाइट पे आप गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको पढ़ने में। बाकी जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी में पढ़ते हैं, एग्जाम में भी वैसे हिंदी ही आने वाला है मुझे पता है, लेकिन जब हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ते हैं तो दोनों चीज़ समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि अकेले हिंदी लैंग्वेज भी हार्ड है और अकेले इंग्लिश लैंग्वेज भी हार्ड है। दोनों में पढ़ते चलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हम करते हैं। तो सोर्सेस आपको पता चल चुका है। सोर्सेस क्या है सर? आर एस शर्मा पढ़ लीजिए, काम खत्म। और कोई बुक नहीं पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। आप तमिलनाडु टेक्स्ट बुक को मत जाइए, क्योंकि तमिलनाडु वही अगर मैं बात करूँगा तो तमिलनाडु अच्छी बुक है, एंशिएंट के लिए अच्छी बुक है, आप उसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी मैं आपको प्रेफर आर एस शर्मा ही करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक तरह की स्टेट बोर्ड बुक है ना। और ये जो आपका एग्ज़ाम है IAS का, सेंट्रल बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो जो सेंट्रल बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें जब भी कोई डाउट होगा तो जो गवर्नमेंट है वो प्रेफर जो यूपीएससी है वो प्रेफर ये करेगी कि जो भी फैक्ट चेक करना होगा वो एनसीईआरटी से चेक करेगी। तो एनसीईआरटी का ही पार्ट है आपका आर एस शर्मा, तो आप उससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तमिलनाडु से स्टेट की है तो स्टेट गवर्नमेंट को उतना प्रेफर नहीं किया जाता, डन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, आपको ईसा और ईसा पूर्व के बारे में समझना होगा। बीसी और एडी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ बीसी? बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। मतलब अगर मैं ईसा पूर्व की बात करूं तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उससे पहले का जो टाइम होता है ना उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। तो जैसे कि सपोज दैट ईसा का जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म किसी भी सन में हुआ था, उसको हम लोग जीरो से कंसिडर करते हैं। और उसके पहले का टाइम होता है वो बिफोर क्राइस्ट होता है। हम ऐसे ही टाइमलाइन से पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। और उसके बाद का जो पार्ट होता है उसको हम एडी से कंसिडर करते हैं। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के बाद का जो भी इतना भी साल है दैट इज़ एनो डोमिनी। तो अगर मैं अभी 2024 में बात कर रहा हूँ तो आज से ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल हो चुके हैं। और कहीं लिखा हुआ है 500 BC या BCE, BCE सेम चीज़ होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैंने बात करी 500 BCE तो क्या हो गया, 2024 से 0 तक आप गए और 0 से 500 और ऐड कर दिया। मतलब आज से अगर मैं 500 BCE की बात कर रहा हूँ तो आज से 2524 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, डन। तो ये BCE होता है, ये आपका AD होता है। AD को हम लोग CE भी लिखते हैं, कॉमन एरा, या सन भी लिखते हैं, हिंदी में हम लोग सन लिखते हैं उसको। 1556, 1527, 1658, इस तरह से हम सन लिखते हैं, या हिंदी में ईस्वी लिखते हैं, इंग्लिश में AD या CE लिखते हैं। तो वो सब एक ही चीज़ है। ईसा पूर्व, BC, BCE एक ही चीज़ है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है इसको हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 पार्ट में क्या, जो स्टार्टिंग में 2 पार्ट है उसको हम ज़्यादा खास नहीं पढ़ते हैं, जो थर्ड पार्ट है हिस्ट्री उसको हम पढ़ते हैं। जो हिस्ट्री है हम उसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं, दैट इज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है वो हिस्ट्री का वो पार्ट है जिसके बारे में ना तो हमें कोई एविडेंस मिला है, ना हमें कोई एविडेंस मिला है, ना हम किसी भी स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ सके हैं, दैट इज़ प्री हिस्ट्री।
ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। एंड प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, जिसके हमारे पास एविडेंस है बट हम उसको पढ़ नहीं सके अभी तक। एंड हिस्ट्री इज दैट कि सर इतिहास वो होता है जिसके हमारे पास एविडेंस भी है और हमने उसको डिकोड भी कर लिया, हमने उसको पढ़ भी लिया है, तो वो हिस्ट्री होता है। तो प्री हिस्ट्री में क्या आता है सर, प्री हिस्ट्री में आपको आईसीएस से कहानी स्टार्ट होती है। तो मानव का विकास कैसे हुआ, तो पूरी जियोलॉजिकल टर्म है पूरा एक, है ना, पृथ्वी की जो भी जब पृथ्वी का विकास होता है तो किस तरह से विकास होता है, पूरा जियोलॉजिकल टर्म है। तो जब एंड में आओगे तो आप देखोगे जो अभी का मोस्ट रिसेंट टाइम है दैट इज़ होलोसीन इपॉक या प्लाइस्टोसीन इपॉक भी बोलते हैं। तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस टाइम पर डायनासोर आए थे फिर उसके बाद आइस एज आना शुरू हुआ था, ये वो पार्ट आ जाता है। तो मोस्ट रिसेंट वन पार्ट है जियोलॉजिकल पार्ट से। अगर हम देखें सिंपल भाषा में बात करूं मैं, तो इसके बाद हम जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ सोर्स के बेस पे पढ़ते हैं। तो अभी हमारा सोर्स क्या है, पाषाण यानी पत्थर यानी स्टोन। तभी हम लोगों ने जो प्री हिस्ट्री है उसको स्टोन एज में डिवाइड कर रखा है। स्टोन एजेस मतलब सर उस टाइम पर ऐसे ऐसे पत्थर हमें मिल रखे हैं, तो एक टाइप के पत्थर पूरी एक पीरियड को डिनोट करते हैं, फिर दूसरे टाइप के पत्थर पूरे एक पीरियड को डिनोट करते हैं, फिर तीसरे टाइप के पत्थर किसी अदर पीरियड को डिनोट करते हैं। तो हमने उस पीरियड को हमने बांट दिया है 3 पार्ट में, पैलेलियोथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। हिंदी में हमने पढ़ा होगा पाषाण काल, है ना। पाषाण काल में क्या होता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पाषाण काल इज नथिंग एल्स स्टोन एज, पाषाण पत्थर की बात हो रही है। तो पत्थर के बेसिस पे हमने जो पत्थर में मिले हैं, स्टोन्स मिले हैं, उनके बेसिस पे जो पीरियड डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। कई बार आप देखोगे, कई बार वर्ड्स यूज होंगे पूरी हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस। व्हाट डज इट मीन कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं सर, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करते हैं दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट। ज़मीन खोद के चीज़ें निकालते हैं दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट। एंड जो बुक से स्टडी करते हैं, बुक से एविडेंसेस निकालते हैं, किसी चीज़ को डिकोड करते हैं, पढ़ते हैं, दैट इज हिस्टोरियंस। तो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन पैलेलियोथिक एज। तो पैलेलियोथिक एज शुरुआत कब से हुई थी सर, अगर मैं पैलेलियोथिक एज की बात करूँ तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज लोअर पैलेलियोथिक एज, मिडल पैलेलियोथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। व्हाट डज पैलियो मतलब, पैलियो मतलब होता है पत्थर, ठीक है यहाँ पे, और हिंदी में पाषाण काल आपका हो गया। तो लोअर पैलेलियोथिक, अपर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलेलियोथिक, ठीक है। तो लोअर पैलेलियोथिक की अगर मैं बात करूँ तो वो कब से कब तक था, 5 लाख BCE से लेके 1.5 लाख BCE तक के बीच में था, ठीक है। इसके बाद मिडिल पैलेलियोथिक की अगर मैं बात करता हूं तो 1.5 लाख BCE से 40,000 BCE तक था। फिर अपर पैलेलियोथिक की अगर मैं बात करता हूं तो 40,000 BCE से लेकर 10,000 BCE तक था। तो ये वाले आपके 3 पार्ट पैलेलियोथिक के डिवाइड हो जाएंगे। देन इसके बाद हिस्ट्री में अगर आप आगे बढ़ेंगे कि 10,000 BCE के बाद क्या हुआ था, फिर आप क्या आते हैं हम मेसोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पैलेलिथिक में क्या था, जिस टाइम पे हमें बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले थे, हमें इस तरह के आपको एविडेंस मिले हैं जिससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस टाइम के जो ह्यूमंस थे, इस टाइम के जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो बहुत बड़े बड़े हथियारों को यूज़ करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का किसी भी चीज़ों में यूज़ करते थे। तो वो आपका पैलेलिथिक वाला एज आ जाता है, लोअर, अपर और मिडल इस तरह का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मेसोलिथिक की, तो मेसोलिथिक होता है, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इस टाइम पर जो फेमस टूल्स थे दैट इज मेगालिथ यानी माइक्रोलिथ भी हम उनको बोलते थे। यानी इस टाइम पर जो आदमी था उन्होंने बड़े पत्थरों से होकर छोटे पत्थरों पर होना शिफ्ट करना शुरू करता है, वो प्रोसेसिंग में था। ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेसोलिथिक में अर्ली ह्यूमंस ने बहुत छोटे छोटे पत्थर का यूज़ करना शुरू कर दिया था, ये नहीं होता। उस टाइम पर वो प्रोसेसिंग में था, मतलब पैलेलिथिक से नियोलिथिक के टाइम पे जो चेंजमेंट था दैट इज जो बीच का टाइम होता है, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक का पीरियड, ठीक है। तो अब क्या था आपका नियोलिथिक में, अब मेसोलिथिक के बाद आते हैं, है ना। मेसोलिथिक होता है 10,000 साल से लेके 6,000 BCE तक के बीच का जो पीरियड है वो दैट इज मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो मेसोलिथिक पीरियड में आपको बहुत सारे मिडल पत्थर मिलेंगे, मतलब जो बहुत बड़े बड़े पत्थर यूज़ करते थे वो बड़े बड़े पत्थर ना यूज़ करके अब अर्ली ह्यूमंस छोटे छोटे पत्थर यूज़ करना शुरू करता है, ठीक है, जैसे स्टार्ट करता है। देन कम्स अबाउट न्यूलिथिक, जस्ट न्यूलिथिक स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें एविडेंस मिलते हैं न्यूलिथिक के, मतलब 6,000 BCE से लेकर 3,000 BCE तक की जो कहानी है इट इज़ कंसिडर्ड इन न्यूलिथिक पीरियड।
तो न्यूलिथिक पीरियड में क्या होता है, जो न्यूलिथिक पीरियड होता है उसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सारे जितने भी अर्ली ह्यूमंस होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों पर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब पहले शिकार करने के लिए हमने बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाए, जानवरों को मारा, बट वहीं पे ह्यूमंस क्योंकि धीरे धीरे वो चालाक होना शुरू हो जाता है और उसको पता है कि इतने बड़े पत्थर की ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ पर सुई काम कर सकते हैं वहाँ तलवार की क्या ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से उसने पत्थरों को डिज़ाइन करके छोटे छोटे कार्विंग करी, उसको भाले में कन्वर्ट कर दिया, जो कि भाला इतना सा काम करेगा, है ना। इस तरीके से उन्होंने पत्थरों को पत्थरों का यूज़ छोटे छोटे पार्टों में यूज़ करना शुरू कर दिया और उस एज को हम लोग न्यूलिथिक में मानते हैं। क्यों? क्योंकि सर उस टाइम की जो अगर हम देखें जो पत्थर की हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि सर इस तरह के पत्थर इतने पीरियड पहले मिले, मतलब मैं सपोज मैं मान लेता हूँ कहीं मुझे बहुत सारे पत्थर मिले और उन सभी पत्थरों की मैंने कार्बन डेटिंग करी तो मुझे पता चला कि ये सारे पत्थर इतने वर्ष पुराने हैं, इतने वर्ष पुराने हैं ये पत्थर। तो मतलब ये सभी पत्थर इसी इतने वर्ष पुराने हैं और कुछ बड़े बड़े पत्थर मिले जो पत्थर मुझे 5 लाख साल पुराने मिले। तो इससे मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि उस टाइम के लोग बड़े बड़े पत्थरों को यूज़ करते थे और छोटे छोटे पत्थरों का इस टाइम के लोग यूज़ करते थे, क्योंकि इनकी टाइम पीरियड अलग है, उनकी टाइम पीरियड अलग है। डन नाउ अब जब ये पैलेलिथिक एज आपका चल रहा था, मेसोलिथिक न्यूलिथिक एज चल रहा था, तो न्यूलिथिक के टाइम पर ही जो ह्यूमंस थे वो सिंधु नदी के आसपास सेटल होना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज हड़प्पा सभ्यता। आपने सुना होगा सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके बारे में हम फिर पढ़ते हैं। ठीक है, ये वीडियो ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हमें क्या क्या टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, नॉट कि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे। जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन प्री हिस्ट्री जो हमने अभी तक डिस्कस किया पैलेलिथिक के बारे में, इनके मार्फत एग्जैक्ट एविडेंस नहीं अवेलेबल हैं बहुत सारे, ना हमने इसको डिकोड कर पाया, तो दैट इज कंसिडर्ड इन प्री हिस्ट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है सर? प्रोटो हिस्ट्री में आपने देखा होगा, हड़प्पा के बारे में सुना होगा। तो प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आना शुरू हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड क्या सर? कोई भी सभ्यता जो होती है ना, वो एक तो उस टाइम पर होती है जब वो स्टार्ट करती है सभ्यता फैलना। क्या मतलब? सिविलाइजेशन क्या होता है? अभी हम लोग कुछ लाख, 1-2 लाख, 3-4 लाख लोग मिलकर एक जगह पर रहने लगे तो वो एक तरह की सभ्यता हो जाएगी। जैसे एक मानव सभ्यता है, तो उस टाइम पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स, अर्ली ह्यूमंस, एक नदी के पास रहने लगे थे। नदी के पास क्यों रहे थे? नदी के पास इसलिए रहे थे क्योंकि नदी की हेल्प से ही हमें खाना, खेती, ये सब मिलना शुरू होता है। आगे हम पूरे डिस्कस करेंगे क्यों नदी के पास रहने लगे थे वो लोग। पहले वो लोग हंटर गैदरर्स थे, अर्ली ह्यूमंस पहले हंटर गैदरर्स थे। पहले उनका काम कोई रहना वहना नहीं था, पहले वो शिकार करा, खा लिया, जानवर मारा, खा लिया। बट एक टाइम बाद वो एक जगह रुकना शुरू कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? क्योंकि सर टाइम चेंज होना शुरू हो गया था। जब टाइम चेंज होना शुरू हुआ तो गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी थी। पैलेलिथिक पीरियड की बात करूँ तो उन्होंने उस टाइम पर आग की खोज कर दी थी, बट वहीं जब न्यूलिथिक पीरियड की बात करते तो उन्होंने व्हील का इन्वेंशन कर दिया था। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आपने बहुत कुछ सुना होगा सिंधु सभ्यता के बारे में। तो धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस लोग सिंधु नदी के आसपास आके सेटल होना शुरू हो गए थे। सिंधु नदी के उस पार इस पार तो बहुत सारे सिटी बनना शुरू हो गए थे। तो वो सभी सिटी नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता के आसपास हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट के आसपास बहुत सारे एविडेंस मिले, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता इसको लोग बोलते हैं। क्या है पूरा डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई भी सभ्यता जब शुरुआत होती है सभ्यता की, तो वो एक तो स्टार्टिंग के फेज पे होती है, एक ऐसा फेज आता है जब वो पूरी मैच्योर हो चुकी होती है, मतलब पूरी तरह से फल फूल गई होती है, और एक पीरियड आता है किसी भी सिविलाइजेशन का कि जिस टाइम पर वो सिविलाइजेशन खत्म होने की कगार पे हो। तो इसी तरह से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को समझते हैं, दैट इज प्री हड़प्पन फेज। ठीक है, फिर आता है मिडल हड़प्पन फेज या उसको बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज, एंड थर्ड वन इज लोअर, या आप बोल सकते हो लोअर बोल दो, लोअर हड़प्पन फेज आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या अपर हड़प्पन फेज भी बोल दो, नो इश्यू। ठीक है, मतलब सबसे बात का पार्ट है। डिक्लाइन आप नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं डिक्लाइन वर्ड। ठीक है, तो डिक्लाइनेशन ऑफ हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हम इस तरह से समझते हैं। अब जो आपका लोअर के बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टार्टिंग का जो होता है प्री हड़प्पन फेज की बात करता हूँ, जिस टाइम पे वो हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई थी, तो उसको कंसिडर किया जाता है 3500 साल से लेकर 2600 BCE तक के बीच में। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं है।
ये सब सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर अंदाज़ा लगाया जाता है, कोई भी एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। अभी आई होप, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, लेकिन जब आप पढ़ोगे आगे जाके मौर्य साम्राज्य के बारे में, है ना, हड़प्पा के वंश के बारे में जब आप पढ़े होगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ऐसी कुछ चीज़ जानने को मिलेंगी सर कि आपको लगेगा कि हाँ मज़ा आ गया हिस्ट्री पढ़ने में, आपको लगेगा ये हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए था। ठीक है, उसको ध्यान से समझिए। तो आपने समझा कि प्री हड़प्पन फेज जो वाली बात है, ये 3500 साल से लेकर 2600 साल तक की बीच में आता है। मैच्योर हड़प्पन फेज को देखें तो 2600 BCE से लेकर 1800 BCE तक के बीच में आता है, ईसा पूर्व के बीच में आता है। नाउ अब उसका डिक्लाइनेशन हुआ, मतलब हड़प्पा सभ्यता खत्म भी तो हुई, तभी तो आज भी नहीं है हड़प्पा सभ्यता। उसके में एविडेंस मिले क्यों खत्म हुई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है सर? उसका टाइम पीरियड है 1800 BCE से लेके वही 1500 1400 BCE तक के बीच में उसका खात्मा हो चुका था। तो इतने लंबे टाइम में खात्मा कैसे होता है? कई लोग ये कंसिडर करते हैं, कई हिस्टोरियंस ये कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे सिंधु नदी का बहाव मुड़ गया था, बट उसका ख़त्म होने का कारण बिल्कुल अलग है। आपको जानकर आश्चर्यजनक हो गया आपकी, ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जब मैं बात करता हूँ हड़प्पा सभ्यता की, तो आपके दिमाग में आता है हड़प्पा सभ्यता मतलब सर सिंधु नदी, सिंधु नदी के आसपास का पूरी जितना भी इलाका है वो सिविलाइज्ड इलाका, दैट इज हड़प्पा सभ्यता। बट क्या और भारत में और कोई कल्चर फॉलो नहीं हो रहा होगा? क्यों नहीं हो रहा होगा? क्या पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया खाली है? नहीं, उस अलग अलग पार्ट में अलग अलग कल्चर चल रहे थे, जिसमें से मेन कल्चर था कैल्कोलिथिक कल्चर। आपने सुना होगा ताम्रपाषाण काल। अब इसको हम कैल्कोलिथिक कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग नॉर्मली कॉपर का यूज़ करते थे, अपने जितने भी टूल्स हैं इन सब चीज़ों में नॉर्मली कॉपर का यूज़ करते हैं, और हमें एविडेंस में कॉपर मिला है बहुत ज़्यादा। तो हमने इस पूरे इस एरिया को हमने कैल्कोलिथिक कल्चर में डिवाइड कर रखा है। बाकी वहाँ के लोग सारा पत्थर का यूज़ करते थे, तो वो लोग पैलोलिथिक से कंसिडर होकर आया था। तो पहली बार भारत में देखा गया था मेटल का यूज़ करते हुए कैल्कोलिथिक, लेकिन वही था ना, इनका बहुत छोटा एरिया था। तो कभी इधर कैल्कोलिथिक कल्चर है, भारत दूसरे पार्ट में दूसरा कल्चर है, तो इस पीरियड से। तो अभी इसको हम समझते हैं कैल्कोलिथिक कल्चर कब से कब तक रहा था। तो अगर आप सर देखेंगे तो 3600 साल से लेके 3600 BCE से लेके 1300 BCE तक के बीच में कैल्कोलिथिक कल्चर अच्छे से फल फूल रहा था। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हमें क्या समझना है? अब इसके बाद जब हम 1300 BCE तक पढ़ लिया हम लोगों ने कि इंडिया के इस पार्ट में भाई ये चल रहा था, टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस टाइम पर आर्य आना भी भारत में शुरू हो गए थे। और जैसे ही आर्य भारत में आए, ये नियर अबाउट टाइम पीरियड था 1600 BCE के अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम था। और आर्यंस के बारे में आर्यंस के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज नॉर्मली 2 टाइप में डिवाइड होता है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड कब से कब तक होता है? 1500 BCE से 1000 BCE तक के बीच में। और लेटर वैदिक पीरियड होता है 1000 BCE से 6 सेंचुरी तक के बीच में, 6 सेंचुरी BCE तक के बीच में। ठीक है, यानी 600 आप मान सकते हो, तो ये वैदिक पीरियड चला था। अब 6 सेंचुरी BCE के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि उस टाइम पर धीरे धीरे वैदिक एज के बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुरीतियाँ थी समाज की, जिसको बदलाव करना ज़रूरी था। तो उस टाइम पर नए नए धर्म इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे, दैट इज़ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, है ना, अजीविका। तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। और उसी टाइम पर राइज ऑफ 16 महाजनपद भी स्टार्ट हो गया था। क्या? फिर 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, मगध। ठीक है, तो मगध महाजनपद के आसपास की क्या कहानी रही थी? सबसे पहले वहाँ पर हर्यंक वंश आया था। हर्यंक डिनेस्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कब से कब तक था? 544 BCE से लेके 412 BCE तक के बीच में था ये। ठीक है, इसके हर्यंक वंश में ही राजा थे बिम्बिसार, अजातशत्रु। आपने नाम सुना होगा बिम्बिसार का, अभी मूवी भी आई थी एक बिम्बिसार के ऊपर जो पास्ट में चला जाता है। तो ऐसा कुछ घटना नहीं थी, वो तो मूवी है, दैट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। बट हाँ, बिम्बिसार एक राजा था, उसका बेटा था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु था। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, आई होप मूवी देखी होगी। तो बाहुबली मूवी में जो बल्लाल देव जो रथ यूज़ करता है ना, वो सच में भारत के एक राजा के पास था, दैट इज़ अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा था जो वो इसी प्रकार के वेपन यूज़ करता था। तो बहुत मॉडर्नाइज राजा था वो सर। और वो इस तरह के वेपन्स यूज़ करता था युद्ध में, बड़े बड़े पत्थरों को पेड़ों के बीच में बांध कर ऐसे पीछे खींचता था ताकि पत्थर ऊपर उड़ के गिरे जाके। तो ये सब रियल टेक्नोलॉजी भारत में अपनाई गई थी बहुत साल पहले, मूवी तो अब बनी है। ठीक है, दैट इज़ द अजातशत्रु। ठीक है, तो बिम्बिसार, अजातशत्रु ये सब किस में आते हैं? बिम्बिसार, अजातशत्रु ये सब हर्यंक वंश में आते हैं।
हर्यंक वंश के बाद फिर इसके बाद आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग डिनेस्टी जब आई थी वो आई थी 412 से 344 बीसीई के बीच में। फिर शिशुनाग वंश के बाद आया था नंदवंश। नंदवंश आया था 344 बीसीई से लेके 321 बीसीई के बीच में। फिर नंदवंश के बाद क्या आया था मौर्य वंश, 321 बीसीई से लेके 185 बीसीई तक के बीच में। आपने इसके मौर्य वंश के बारे में पक्का बहुत अच्छा सुना होगा, जैसे आपने अशोक राजा के बारे में ज़रूर सुना होगा, मुझे पता है पक्का सुना होगा, है ना। चंद्रगुप्त के बारे में आपने सुना होगा। तो सब मौर्य वंश के राजा हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जब ये जो राजा थे ना, आपको बता दूं कि अशोक एक इकलौते ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत पर, जिसने मैक्सिमम भारत के टेरिटरी पर राज किया था। इतना कोई भी पावरफुल राजा अभी तक भारत में नहीं आया जिसने मैक्सिमम टेरिटरी इन कंट्री राज किया हो। ना तो अंग्रेज आए थे ऐसे, ना कोई भी दिल्ली सल्तनत का राजा ऐसा नहीं था, मुग़ल साम्राज्य का, ना मुग़ल साम्राज्य का अकबर वकबर कोई, ना औरंगज़ेब भी इवन नहीं था जिन्होंने इतनी टेरिटरी पर राज किया था। टेरिटरी पर सबसे ज़्यादा राज किसने किया था? अशोक ने, ठीक है। इवन अशोक ने तो सर अफगानिस्तान वाले एरिया में भी राज कर दिया था, बहुत बड़ा खतरनाक राजा फैला रखा था। हाँ, थोड़ा बहुत पार्ट में अशोक ने राज नहीं कर पाया था कि सदर्न पार्ट में, जहाँ पे चोला चेरा पांड्यास थे उस टाइम पर। तो पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम, अशोक द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या था, जब इतनी बड़ी सेंट्रल पावर पूरे इंडिया में फैली हुई थी, अब जब सारी सेंट्रल पावर ख़त्म होती है, श्रिंक होती है, तो उस टाइम पर बहुत सारे राजा छोटे छोटे उभरना शुरू करते, क्योंकि ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जब कोई राजा यहाँ से चला गया तो अब इस पूरी सत्ता को संभालेगा कौन? छोटे छोटे राजा अपना सर उठाते हैं, उन्होंने अलग अलग अपने अपने डिनेस्टी बनाना शुरू कर दी। तो छोटे छोटे राजा ने अलग अलग जगह पर अपनी डिनेस्टी शुरू कर दी। तो उस टाइम पर हमारे भारत में दो तरह की डिनेस्टी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक होती है इंडिजीनियस और एक होती है फॉरेन डिनेस्टी। इंडिजीनियस इन द सेंस जो राजा भारत के ही हैं, जो वंश भारत के ही हैं। फॉरेन डिनेस्टी स्टैंड्स फ्रॉम कि सर जो राजा बाहर से आए हैं और हमारे भारत के अंदर छोटे छोटे वंश अपने स्थापित कर रखे हैं। तो ये सब कंसिडर किया जाता है पोस्ट मौर्य एज के टाइम पर। पोस्ट मौर्य एज 200 बीसीई से लेकर 250 सीई तक आ गई है। पीरियड चेंज हो गया है, 200 बीसीई से 0 तक, 0 से 250 तक। तो टोटल साल कितने हो गए? 450 साल की हम लोग बात करेंगे। अगर मैं इंडिजिनियस डिनेस्टी की बात करूं, सबसे पहले आए थे शुंगा डिनेस्टी के लोग। शुंग वंश आपने पक्का सुना होगा। एंड इसके बाद आए थे आपके कांडवाज, जो कांडवाज राजा थे वो लोग आना शुरू हो गए थे भारत में। एंड इन सभी के बाद में आए थे सतवाहनास, दैट इज इंडिजीनियस। ये सब क्या थे? इंडिजीनियस थे, जो भारत के ही थे। अब भारत के कुछ अदर पार्ट पर भी, भारत के और पार्ट पर भी कई सारे फॉरेन राजा आ रखे थे, तो उनका वंश किस प्रकार से चलता रहा। अब जो फॉरेन डायनेस्टी के लोग थे उनमें सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक, फिर शाकास, फिर पार्थियंस एंड देन कुशाणाज आए थे। तो इस प्रकार से फॉरेन डायनेस्टी के लोग आए थे, पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सदर्न इंडिया वाला पार्ट, संगम एज। संगम एज जो कि सदर्न पार्ट में थी। जो बाकी का बचा पार्ट है वो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। डन? तो अगर आपको इसी तरह से पूरी जीएस पढ़नी हो बहुत ही प्यार से, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जीएस कवर करके लेके आएंगे, ताकि आपका भी सिलेक्शन एक अच्छी जगह पर हो और आप भी एक ऑफिसर ज़रूर बने। तो आई होप आपको ये बिल्कुल टॉपिक समझ में आया होगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वी विल टेक केयर ऑफ इट। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।